हाँ तो छात्रों, पिछली क्लास में अपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का साम्य पढ़ा था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में फर्मों का साम्य क्या होता है और दीर्घकाल में फर्म का साम्य क्या होता है, वो अपन पढ़ चुके थे। आज की जो क्लास है अपनी, आज की क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो कई चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक तो अपन पढ़ेंगे भाई सामान्य लाभ की स्थिति क्या होती है, सामान्य लाभ, एक तो इस पे पढ़ेंगे अपने। दूसरा अपन ये पढ़ेंगे कि उद्योग का साम्य पढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरी बात जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभिन्न लागतों में फर्मों का साम्य विभिन्न लागत दशाओं में। और चौथी बात अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्म का पूर्ति वक्र। और पांचवी बात अपन पढ़ेंगे उद्योग का पूर्ति वक्र। तो ये आप नोट कर लेना। आज की क्लास में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तो सामान्य लाभ की कंडीशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, दूसरा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उद्योग का साम्य पढ़ेंगे, फिर तीसरी बात है फर्मों का साम्य पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी सिचुएशन में, विभिन्न लागत दशाओं में फर्म का साम्य पढ़ेंगे। और फिर चौथी बात पढ़ेंगे साहब फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे उद्योग का पूर्ति वक्र क्या होता है और विभिन्न लागत दशाओं में उद्योग का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। तो चलो तो एक एक चीज़ अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य लाभ में अपने देखो एक बात पढ़ी थी, आपको ध्यान हो तो, कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। क्लियर है बात? अपने पढ़ ली थी कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है भाई, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है दीर्घकाल में। अल्पकाल में तो देखो पूर्ण प्रतियोगी फर्म में सामान्य लाभ में भी प्राप्त हो सकता है, अधिसामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और हानि भी हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। अब क्यों होता है, इसका मैंने आंसर आपको कल बताया था। जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त क्यों करती हैं, तो इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की क्या होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यदि फर्में अधिसामान्य लाभ प्राप्त करती हैं अल्पकाल में, तो साहब दूसरी नई फर्में दीर्घकाल में आ जाएंगी और फर्मों का अधिसामान्य लाभ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि अल्पकाल में उद्योग में कार्यरत फर्में यदि हानि हो रही है उनको, तो साहब दीर्घकाल में वो हानि नहीं होगी। दीर्घकाल में क्या होगा, कुछ फर्में उद्योग छोड़ करके चली जाएंगी, जिससे जो बची हुई फर्में हैं उनको केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। ये कल मैंने आपको डायग्राम बना करके बातें समझाती थी। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामान्य लाभ की कंडीशन होती क्या है। तो देखो, पहले तो मैं एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में उसके सामान्य लाभ की कंडीशन यहाँ पर डायग्राम में बना रहा हूँ। यहाँ पर अपन लिखते हैं भाई आगम व लागत, और ये आपका एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, और ये पूर्ण प्रतियोगी फर्म का क्या है, मांग वक्र बना दिया ए आर वक्र होता है, वही मांग वक्र होता है। और ए आर के बराबरी क्या होता है भाई, एम आर वक्र होता है। और ये वस्तु की कीमतें होगी फर्म के लिए। अब देखो, ये बात अपन पढ़ चुके हैं
फिर भी मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्में कीमत का निर्धारण नहीं करती हैं। कीमत का निर्धारण उद्योग करता है। उद्योग जो कीमत निर्धारित कर देता है, फर्में उस कीमत को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। इसलिए फर्म के लिए कीमत ये रहेगी, इस कीमत पर वो चाहे जितनी मात्रा बेच सकती है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए एक, पहले क्वेश्चन ध्यान में आ गए मेरे, वो बता देता हूँ। जैसे प्रश्न आ जाए, पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपनी बिक्री बढ़ा सकती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपनी बिक्री बढ़ा सकती है, मतलब बिक्री बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकती है। जैसे पहला ऑप्शन आ जाइए, पहला ऑप्शन इसमें ये दे दें, अधिक विज्ञापन द्वारा। दूसरा ऑप्शन ये आ जाए, अपने उत्पाद की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी सुधार कर। तीसरा ऑप्शन आ जाए, कीमत तीसरा ऑप्शन ये दे दें, अपने पास अधिक स्टॉक रख कर। और चौथा आ जाए साहब उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपनी बिक्री बढ़ा सकती है, या अपनी, इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है भाई, पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकती है, ठीक है ना। प्रश्न दोबारा सुन लो कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपनी बिक्री बढ़ा सकती है, या ऑप्शन आ जाए बिक्री बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकती है। क्लियर भाई? तो पहला उपाय है साहब वो अधिक विज्ञापन करे, ठीक है ना भाई। दूसरा उपाय है वो अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करे। तीसरा है साहब अपने पास अधिक स्टॉक रखे। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप कौन सा आंसर सही करोगे? तो इसके अंदर ध्यान देना, इसमें सही होगा ये आंसर। तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है? अपने पास वस्तु का स्टॉक ज़्यादा रखे। बस उसके पास एक ही उपाय है। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी फर्म विज्ञापन नहीं कर सकती, विज्ञापन की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेताओं को और विक्रेताओं के बाजार दशाओं की पूरी जानकारी है। सबको पता है कि भाई वस्तु बिल्कुल समरूप है, वस्तु एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है। तो विज्ञापन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विज्ञापन नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा, अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधार करें। भाई उत्पाद ही पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पाद ही सबके पास एक जैसा है, तो गुणवत्ता कैसे सुधारेगी? यदि गुणवत्ता सुधार ली तो उत्पादों में विभिन्नता होगी, और पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादों में विभिन्नता नहीं होती, क्योंकि उत्पाद क्या होता है? समरूप होता है। तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, अपने पास अधिक स्टॉक रख करके, मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ये माना जाता है कि इस कीमत के ऊपर फर्म अपने चाहे जितनी मात्रा बेच सकती है, सारा माल उसका बिक जाएगा, लेकिन कीमत क्या रहेगी? यही रहेगी। इसका मतलब किसी के पास कम स्टॉक है वो तो कम बेचेगी, जिसके पास ज़्यादा स्टॉक है वो ज़्यादा बेचेगी। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि किसी फर्म को बिक्री बढ़ानी है अपनी, तो बिक्री बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने पास वस्तु का स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अपन ये मान के चलते हैं कि विक्रेता के पास, फर्म के पास जितना स्टॉक है वो सारा स्टॉक बिक जाता है, जितनी मात्रा वो बेचनी चाहिए वो बेच सकती है। तो बिक्री बढ़ाने के लिए सिर्फ उसके पास एक ही उपाय है, वो है कि अपने पास वस्तु का स्टॉक या भंडार क्या रखे? ज़्यादा रखे। क्लियर थी बात? तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। चलो, तो अपन इसमें पढ़ रहे थे आगे, अपन ये पढ़ रहे थे कि पूर्ण प्रतियोगी जो फर्म है वो वस्तु की कीमत को चेंज नहीं कर सकती। यदि उसको बिक्री बढ़ानी भी है
तो भी वो सिर्फ क्या करेगी, अपने पास वस्तु का भंडार ज़्यादा रखेगी। क्लियर है। अब मैं फर्म का साम्य दिखा रहा हूँ। तो फर्म का साम्य दिखाने के लिए आपको पता है भाई आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसकी मार्जिनल कॉस्ट बनानी पड़ेगी। तो ये अपने फर्म की बना दी मार्जिनल कॉस्ट। और आप दीर्घकाल के लिए दिखा रहे हो इसलिए पीछे क्या लगा देना, एल। इसका मतलब लॉन्ग टर्म की मार्जिनल कॉस्ट होगी। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ सीमांत आय को काटती है, ठीक है ना भाई, काटने वाले नीचे से काटती है, तो वो फर्म का क्या होता है, साम्य बिंदु होता है। ये फर्म का साम्य बिंदु है। ये सारी चीज़ें आप को आती है, ये साम्य उत्पादन मात्रा हो गई। क्लियर है। अब आप दीर्घकाल है और दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ भी प्राप्त होता है। और सामान्य लाभ के लिए आपको पता है कि सामान्य लाभ जब प्राप्त होगा जब साम्य बिंदु पर औसत आय औसत लागत के क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको पता है भाई सामान्य लाभ कब होती है, जब फर्म की औसत आय किसके बराबर होती है, औसत लागत के बराबर होती है। तो इसलिए दोनों बराबर दिखानी है अपने को। तो बराबर दिखाने के लिए औसत लागत वक्र आपको यहाँ से ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये आपने ओ एवरेज कॉस्ट वक्र, दीर्घकाल है इसलिए आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ये हो गया LAC वक्र हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इस ई साम्य बिंदु पर फर्म को क्या मिलता है, केवल सामान्य लाभ। एक बात। दूसरी बात देखो, यदि आप इसमें से यदि अल्पकालीन वक्र भी आप दिखाना चाहो, देखो ये तो मैंने लॉन्ग टर्म की एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग टर्म की मार्जिनल कॉस्ट दिखाई है। और ये आपको पता है भी जो लॉन्ग टर्म होता है, जो दीर्घकाल होता है, वो अल्पकालों से मिलकर के तो बनता है। तो आप इसके अंदर अल्पकालीन वक्र भी दिखा सकते हो, क्योंकि अल्पकालों से मिलकर के ही दीर्घकाल बनता है। तो आप यदि अल्पकाल भी इसके अंदर दिखाना चाहो तो आप अल्पकालीन वक्र भी ये बना देना आप, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा SAC वक्र। और इसकी मार्जिनल कॉस्ट दिखाना चाहो आप तो ये इसकी मार्जिनल कॉस्ट भी आप दिखा देना, ये MC। और अल्पकाल है, ठीक है ना भाई, अल्पकाल है इसलिए SMAC हो गया। क्लियर थी बात। तो आप देखो ई साम्य बिंदु पर है, ध्यान रखना यहाँ पर, ई साम्य बिंदु पर दीर्घकाल में फर्म की लागत दशाएं, एक तो ये ध्यान रखना लागत दशाएं, फर्म की जो लागत की जो कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं, ये लागत दशाएं एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई दीर्घकाल में कोई फर्म साम्य की स्थिति में है तो उस समय उसकी लागतों की कंडीशन क्या होती है, लागत वक्र किस प्रकार के उसके होते हैं। तो देखो लागत वक्र में आप ये तो है पी क्या हो गया, वस्तु की कीमत। तो दीर्घकाल में जब फर्म साम्य अवस्था में होती है तो उसकी पी है वो किसके बराबर होती है भाई, पी है LMC के बराबर होती है। हालांकि ये तो सामान्य बात है। यदि फर्म में पूर्ण प्रतियोगी बाजार की एक सामान्य सी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत हमेशा किसके बराबर होती है, सीमांत लागत के बराबर होती है, चाहे वो अल्पकाल हो चाहे वो दीर्घकाल हो। क्योंकि देखो अपने अल्पकाल में भी ये पढ़ा था, ये जैसे AR बराबर MR है। अब फर्म चाहे हानि की स्थिति में हो चाहे लाभ की स्थिति में हो, मार्जिनल कॉस्ट देखो ये, तो देखो ये कीमत है, तो कीमत हमेशा क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। चाहे फर्म को हानि हो रही हो, जैसे यहाँ पर हानि हो रही है, एवरेज कॉस्ट बनाई, तो भी वही बात है, तो भी फर्म देखो कीमत किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही है। और यदि लाभ होता है तब भी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही होती है। तो एक तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता हमेशा ध्यान रख लेना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो कीमत होती है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। बाकी किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ऐसा होता है कि वस्तु की कीमत है उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है। एक बात। दूसरी बात देखो, ये साम्य स्थिति में अपने एक तो दिखा दी कि भाई वस्तु की जो कीमत है वो LMC के बराबर है, और जितनी LMC है उतनी क्या है, SMC भी है। देखो ये अपने SMC में, तो ई बिंदु के ऊपर देखो, ई बिंदु के ऊपर LMC और SMC क्या है, बराबर है। और यही इसी के बराबर क्या है भाई, आपको याद हो तो इसी के बराबर है साहब LAC, मतलब लॉन्ग टर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो भी इनके क्या है, बराबर ही है। और इन्हीं के बराबर क्या है भाई, SAC। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो साम्य की स्थिति है, तो साम्य की स्थिति को आप ये ध्यान में रखना, क्या क्या है भाई, वस्तु की जो कीमत होती है वो सीमांत लागत के बराबर होती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म की सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट की सीमांत लागत, लॉन्ग टर्म की एवरेज कॉस्ट,
और मार्जिनल नहीं सॉरी शॉर्ट टर्म की एवरेज कॉस्ट सबके क्या होती है, बराबर होती है। तो एक कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है। क्लियर थी बात। दूसरी बात देखो, जब P बराबर क्या होती है भाई, P बराबर एल ए सी या P बराबर ए सी मान लो एवरेज कॉस्ट। जब P मतलब वस्तु की जो कीमत है, या इसको आप AR भी कह सकते हो, P या AR। देखो AR और P बराबर ही होती हैं, चाहे कोई मार्केट पढ़ लो अपने, ठीक है ना। तो P या AR बराबर क्या होती है भाई, एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट चाहे शॉर्ट टर्म की और चाहे मार्जिनल कॉस्ट की हो, तब फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो सामान्य लाभ की कंडीशन क्या है कि P या AR किसके बराबर हो, एवरेज कॉस्ट के बराबर हो, तो फर्म को क्या मिलेगा, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। अब देखो मैंने ये दोबारा डायग्राम बनाया है, तो ये दोबारा डायग्राम बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप तो इनकी एक तो लागतों की जो कंडीशन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, एक तो वो ध्यान रखना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है कि दीर्घकाल में P या जो AR होता है वो AC के बराबर होता है, तब भी फर्म को क्या है भाई, केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना, LAC न्यूनतम होता है। LAC क्या होता है, न्यूनतम होता है। देखो जैसे ये आपका LAC वक्र है, ये LAC वक्र है, और यहाँ जहाँ से LAC वक्र में जहाँ से LMC वक्र मतलब एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट जिस बिंदु पर काटता है वही एवरेज कॉस्ट का क्या होता है, न्यूनतम बिंदु होता है, ठीक है ना। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, ये एवरेज कॉस्ट बनाया अपने, चलो ये मान लो LAC वक्र है, और ये अपने बना दिया LMC वक्र बना दिया। क्लियर भाई। और इस पे मैं दो बिंदु दिखा रहा हूँ, जैसे एक तो ये A बिंदु है और एक ये मैं दिखा रहा हूँ B बिंदु है, एक मैं ये दिखा रहा हूँ C बिंदु है। A बिंदु के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो Q है, इसके ऊपर मान लेते हैं Q1 है, और इस बिंदु पर अपन मान लेते हैं Q2 है। अब आपसे ये कोई पूछ ले कि इस LAC वक्र का न्यूनतम बिंदु कौन सा है, तो देखने में तो आपको ये तीनों बराबर से लग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि LMC वक्र हमेशा ही LAC वक्र के न्यूनतम बिंदु को ही काटता है, इसलिए इस LAC वक्र का न्यूनतम बिंदु कौन सा होगा, B होगा। क्लियर भाई। ये LAC का न्यूनतम बिंदु, A LAC का न्यूनतम बिंदु नहीं है, ये न्यूनतम बिंदु से पहले की कंडीशन है, और ये न्यूनतम बिंदु के बाद की कंडीशन है C, तो इसका न्यूनतम बिंदु कौन सा होगा, B होगा। तो यहाँ पर देखो E जो बिंदु है, तो LMC वक्र है वो E बिंदु पर ही LAC को काटती है, इसका मतलब है E बिंदु जो है वो LAC का क्या है, न्यूनतम बिंदु है। तो LAC क्या है तो भाई न्यूनतम होता है। क्लियर आता भाई। तो यहाँ पर जो मैंने LAC दिखाया देखो ये, तो ये LAC क्या होगा, ये न्यूनतम होगा, न्यूनतम है। क्लियर भाई। बाकी कोई भी वक्र न्यूनतम नहीं है। एक यहाँ पर जो LAC न्यूनतम होता है, तो SAC वक्र भी उसके न्यूनतम बिंदु को ही काटता है। लागत वाले वक्र, लागत वाला जो टॉपिक पढ़ा था आपने, उसमें भी मैंने बताया था कि जब LAC वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है तो उसी पर SAC वक्र का भी क्या होगा, न्यूनतम बिंदु ही होगा। मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। LAC क्या है भाई, न्यूनतम होता है, तब SAC भी न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगी। मतलब शॉर्ट टर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वो भी क्या होगी, न्यूनतम होगी, ठीक है ना। दूसरी बात आपको पता है कि जो भी फर्में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है उस फर्म को क्या कहा जाता है भाई, अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। और उस फर्म का जो संयंत्र होता है उस संयंत्र को भी क्या कहा जाता है, अनुकूलतम संयंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार की जो फर्म है वो दीर्घकाल में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, इसलिए इस फर्म का जो संयंत्र है वो क्या है, अनुकूलतम संयंत्र है, ठीक है ना तक। तो यहाँ पर एक लाइन आप ये भी ध्यान में रख लेना।
पूर्ण प्रतियोगी फर्म LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, इसलिए वह अपने संयंत्र का इष्टतम प्रयोग करती है। ऐसी फर्म को इष्टतम फर्म कहा जाता है। इष्टतम फर्म कहा जाता है। ये बात आप और नोट कर लेना। तो आप 3 बातें आप इसके अंदर नोट करनी है। एक पहली बात तो यह आपको नोट करनी है इस कंडीशन के अंदर P बराबर क्या होती है, LMC बराबर SMC बराबर LAC बराबर SAC। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जब P बराबर AR, P या AR बराबर क्या हो, AC हो, तब फर्म को क्या है, केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। फिर LAC, ये दूसरी बात है, और ये आपकी तीसरी बात ध्यान रखनी है, LAC न्यूनतम होता है तब SAC भी क्या होता है, न्यूनतम होगा। और चौथी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रखनी है कि पूर्ण प्रतियोगी फर्में LAC के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, इसलिए वह क्या है, अपने संयंत्र का इष्टतम प्रयोग करती है। और ऐसी फर्म क्या कहलाती है भाई, ऐसी फर्म को इष्टतम फर्म कहा जाता है। क्लियर थी बात। अब अगली बात याद रखो आप, अब एक आपके दिमाग में आ रही होगी बातें कि भाई दीर्घकाल में जब फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है तो फिर फर्म को कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन क्यों कर रही है फिर फर्म। यहाँ पर फिर फर्म को प्रोडक्शन अपना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भाई कोई प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। लेकिन वह अपने उत्पादन को बंद नहीं करती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आप ये लिखो, एक फर्म को दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, अर्थात शून्य आर्थिक लाभ। भाई उसको सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, अर्थात शून्य आर्थिक लाभ, तब भी वह उत्पादन करती है। इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण ये है कि सामान्य लाभ के द्वारा वह अपनी स्पष्ट तथा अस्पष्ट या उसको कहते हैं भाई निहित लागतें पूरी कर लेती है।
अब ये बात बहुत काम की, आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब दीर्घकाल में एक फर्म को सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, वो अपन पढ़ चुके, क्योंकि दीर्घकाल में अपने पढ़ा है कि दीर्घकाल में जो पी है या जो ए आर है, पी और ए आर तो एक ही होती है भाई, पी या ए आर है वो किसके बराबर होती है भाई, एल ए सी के बराबर होती है, मतलब औसत आय औसत लागत के बराबर होती है। यदि इनको प्रोडक्शन से अपन गुणा कर दें, औसत आय को कर दो या कीमत को प्रोडक्शन से गुणा कर दो तो ये टी आर हो गया, और एल ए सी को अपन प्रोडक्शन से गुणा कर दे तो ये क्या हो गया भाई, ये टी सी हो गया। तो कहने मतलब दीर्घकाल में जो कुल आय है वो कुल लागत के बराबर होती है। इसका मतलब आर्थिक दृष्टि से अपन देखें तो शून्य लाभ हो गया, मतलब आर्थिक लाभ शून्य तो हो गया। जब आर्थिक लाभ शून्य, फिर भी लंबे समय तक फर्म क्या है, उत्पादन जारी रखती है, मतलब मार्केट छोड़ करके नहीं जाती है, अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू जारी रखती है, और वो इसमें खुश भी है कि भाई मुझे क्या है भाई, सामान्य लाभ मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कतें नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर भाई। देखो P को मैंने, P या AR को मैंने क्वांटिटी से गुणा किया तो क्या जाता है, TR आ जाता है। LAC को क्वांटिटी से गुणा किया तो क्या जाता है, TC आ जाता है। इसका मतलब सामान्य लाभ की कंडीशन क्या है, सामान्य लाभ की कंडीशन आप तो P बराबर LAC कर दो, चाहे AR बराबर LAC कर दो, चाहे TR बराबर क्या कर दो, TC कर दो। क्लियर भाई। अब फिर भी क्यों करती है, इसका कारण ये है कि शून्य आर्थिक लाभ, ठीक है ना, प्राप्त होता है, तब भी वह उत्पादन क्या करती है, उत्पादन जारी रखती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि सामान्य लाभ के द्वारा फर्म अपनी स्पष्ट तथा अस्पष्ट या निहित लागतें क्या है, पूरी कर लेती है। कहने वाला अपनी पूरी लागतें वो सामान्य लाभ के माध्यम से पूरी कर लेती है। क्लियर भाई। तो इसलिए क्या है, अपना उत्पादन जारी रखती है। तो एक तो आपको ये लाइनें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात देखो, मैं अभी आपको बता रहा था कि सामान्य लाभ की जो कंडीशन है उसको दोबारा लिखो, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की जो कंडीशन है वो यही तो है भाई, ए आर बराबर क्या होती है, ए आर बराबर होती है LAC, ठीक है ना। अगर ए आर को अपन क्वांटिटी से गुणा करें, ए आर को गुणा कर दूं मैं क्वांटिटी से, और इधर LAC को भी मैं क्वांटिटी से गुणा कर दूं, ठीक है ना, इसको भी क्वांटिटी से गुणा कर दिया तो ये क्या हो गया, देखो ये एक होगी, इसको मैंने क्वांटिटी से गुणा कर दिया तो ये क्या होगी भाई, TR होगी, और ये क्या होगी, TC होगी, ठीक है ना भाई। तो इसका मतलब सामान्य लाभ की जो कंडीशन है वो सामान्य लाभ की कंडीशन यही तो है, AR बराबर LAC या TR बराबर TC। क्लियर थी बात। अब अपने पढ़ा था, याद हो तो, कि जो TC जो होती है, कुल जो लागत होती है, तो कुल लागत में दो तरह की लागतें शामिल होती हैं। तो TC में दो तरह की लागतें होती हैं। एक तो होती है साहब स्पष्ट लागत, TC के अंदर स्पष्ट लागतें, ठीक है, और दूसरी TC के अंदर क्या होती हैं, अस्पष्ट या निहित लागतें, निहित लागतें, अस्पष्ट लागतें या निहित लागतें। देखो स्पष्ट लागत कौन सी होती है, जिसको अपन लेखांकन लागत भी कहते हैं। मतलब ये वो लागतें होती हैं जो कोई उत्पादक दूसरे लोगों को चुकाता है, जैसे कच्चे माल का खर्चा है, मजदूरों की मजदूरी है, बिजली का बिल है, पूंजी का ब्याज है, ठीक है भाई, परिवहन का खर्चा है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, स्पष्ट लागतें होती हैं। दूसरी जो अस्पष्ट और जो निहित लागतें होती हैं, उसमें वो लागतें आती हैं जो कोई उत्पादक किसी दूसरे को तो नहीं चुकाता, लेकिन खुद भी तो काम करता है, खुद ने भी तो पूंजी, अपनी पूंजी भी तो लगा रखी है, अपनी ज़मीन भी तो लगा रखी है, समझ क्या तक। तो और इसके अलावा क्या है भाई, अपना जोखिम भी जो उठा रहा है। तो अस्पष्ट या निहित लागतों में कौन सी लागतें आती हैं कि उद्यमी ने, जो उद्यमी खुद अपनी सेवाएं दे रहा है, तो वो अपनी सेवाओं का प्रतिफल भी इसके अंदर जोड़ता है। इसके अलावा खुद की पूंजी जो लगा रखी है तो खुद की पूंजी का ब्याज भी जोड़ता है, खुद की जो ज़मीन लगा रखी है तो उस ज़मीन का किराया भी जोड़ता है, खुद की यदि मशीनें लगा रखी हैं तो उन मशीनों का किराया भी जोड़ता है। तो कहने मतलब खुद के साधनों का जो प्रतिफल एक उद्यमी अपने व्यवसाय से चाहता है, वो उसकी क्या होती हैं, अस्पष्ट या निहित लागतें होती हैं। क्लियर भाई। देखो ये लागत वाले टॉपिक में भी आपको बता चुका था। अगर प्रश्न आ जाता है
कि एक उद्यमी की या एक फर्म की अस्पष्ट या निहित लागतें कौन सी होती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि साहब उद्यमी की खुद की सेवाओं का जो प्रतिफल है। भाई उद्यमी खुद अपने बिजनेस में काम करता है, यदि वो अपने बिजनेस में काम न करके कहीं दूसरी जगह पर नौकरी करता तो वो कमाता कि नहीं कमाता। तो दूसरी जगह से जितना कमाता तो वह ये चाहता है कि वो खुद के बिजनेस से भी उतना कमाए, खुद के बिजनेस से भी उसे वो प्रतिफल मिले। इसके अलावा उद्यमी ने अपनी खुद की पूंजी लगा रखी है, यदि वो अपने बिजनेस में पूंजी न लगा करके किसी को उधार देता तो उसको ब्याज मिलता नहीं मिलता। ऐसे ही उद्यमी ने अपनी ज़मीन अपने बिजनेस में लगा रखी है, यदि वो ज़मीन अपने बिजनेस में न लगा करके किसी दूसरे को किराए पर दे देता तो उसको किराया मिलता ही नहीं मिलता। तो कहने मतलब खुद के साधनों से जितना वह कमा सकता था, समझ कि नहीं, तो वह ये चाहता है कि खुद के बिजनेस से भी उसको वो प्रतिफल मिले। तो उस प्रतिफलों को क्या कहा जाता है, अस्पष्ट या निहित लागतें। और स्पष्ट लागतें कौन सी होती हैं, स्पष्ट लागतों में वो लागतें होती हैं जो एक बिजनेसमैन या एक उद्यमी दूसरे लोगों को चुकाता है, जैसे मजदूरी का भुगतान करता है, कच्चे माल का उसका खर्चा आता है, बिजली का बिल आता है, ठीक है ना, प्रबंधकों को वेतन देता है, परिवहन का खर्चा आता है, विज्ञापन का खर्चा आता है। तो वो खर्चे उसकी कौन सी होती हैं, स्पष्ट लागतें होती हैं। तो टीसी के अंदर उसकी सारी लागतें उसको क्या है भाई मिल रही हैं। और आपको पता है, देखो मैं लिख देता हूँ, स्पष्ट लागतों में कौन कौन सी लागतें आ जाती हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दो, टीसी बराबर मजदूरी, ठीक है ना, प्लस कच्चा माल, बिजली, प्लस परिवहन, प्लस प्रबंधक का वेतन, आदि। ये तो सारी की सारी कौन सी होगी भाई, स्पष्ट लागतें होगी। अब दूसरी अस्पष्ट लागतें, देखो इनमें कौन कौन सी लागतें आती हैं, तो इसमें आप लिखो स्वयं की सेवाओं का प्रतिफल है, स्वयं की सेवाओं का प्रतिफल है, प्लस स्वयं की पूंजी का ब्याज, प्लस स्वयं की भूमि का किराया आदि। ये क्या होती हैं भाई, उसकी अस्पष्ट लागतें होती हैं। अब आपको पता है कि सामान्य लाभ की जो कंडीशन होती है, तो सामान्य लाभ की कंडीशन का मतलब है सामान्य लाभ फर्म को कब मिलता है, जब उसकी टोटल आय है वो किसके बराबर हो भाई, टीसी के बराबर, टोटल कॉस्ट के बराबर हो। मतलब उसको इतनी इनकम आ रही है कि उसकी टोटल जो खर्चा है वो खर्चा क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अब टोटल खर्चे में देखो, जो दूसरे लोगों को जो खर्चा चुका रहा है, बिजली का बिल चुका रहा है, कच्चे माल का खर्चा आ रहा है, बिजली मजदूरी का आ रहा है, परिवहन ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आ रहा है, प्रबंधक का जो वेतन आ रहा है, कर्मचारियों का जो वेतन है, वो तो होगी स्पष्ट लागतें, वो भी निकल रही हैं। इसके अलावा खुद की स्वयं की सेवाओं का जो प्रतिफल है, खुद भी जो काम कर रहा है उसका जो पेमेंट मिल सकता है, उसको जितना पेमेंट वो दूसरी जगह से ला सकते हैं वो पेमेंट भी अपने बिजनेस से उसको मिल रहा है। इसके अलावा खुद की पूंजी का ब्याज, जो पूंजी अपने बिजनेस में लगा रखी है, यदि वो दूसरी जगह पर लगाता, जितना ब्याज मिलता वो उतना अपने खुद के बिजनेस से उसको मिल रहा है। स्वयं की भूमि का किराया, जो खुद की ज़मीन यदि दूसरों को किराए पर देता तो जितना किराया मिलता उतना किराया अपने बिजनेस से मिल रहा है। तो कहने मतलब ये सारा खर्चा दूसरों को चुकाता है, वो भी खुद के साधनों से जितना प्राप्त कर सकता था वो भी। तो ये सारी की सारी उसके खर्चे लागतों में जुड़ गए। तो सारे खर्चे लागतों में जुड़ गए और वो सारे खर्चे उसके निकल रहे। तो उसको क्या दिक्कत है भाई जो दूसरी जगह पर कमाता उतना अपने खुद के बिजनेस से कमा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सामान्य लाभ में सारे खर्चे उसके निकल रहे हैं, स्पष्ट लागतें भी निकल रही हैं, अस्पष्ट लागतें भी उसकी निकल रही हैं। इसीलिए एक उद्यमी सामान्य लाभ मिलता है तब वह अपने उत्पादन से क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। भले उसको असामान्य लाभ नहीं मिले, सामान्य लाभ की स्थिति में भी वह उत्पादन जारी रखेगा, अपने बिजनेस को क्या रखेगा,
चालू रखेगा, क्योंकि सारी लागतें उसकी निकल रही हैं। तो इसका मतलब देखो ये हो गया कि साहब जो सामान्य लाभ है, ठीक है ना भाई, तो सामान्य लाभ कौन सा लाभ हो गया? सामान्य लाभ एक प्रकार से उसकी, देखो ये लागतें तो उसकी निकलनी चाहिए, ध्यान देना भाई। अस्पष्ट जो लागतें हैं वो, स्पष्ट जो लागतें हैं अपने बिजनेस से, वो खर्चा जो दूसरे लोगों को देना है, जैसे बिजली का है, मजदूरी है, कच्चा माल, वो तो निकलना ही निकलना चाहिए। यदि ये खर्चा भी नहीं निकल रहा है तो कोई भी बिजनेसमैन उत्पादन नहीं करेगा। तो ये खर्चा तो निकल रहा है, इसके अलावा खुद के साधनों का जो प्रतिफल है वो प्रतिफल भी उसको निकल रहा है। तो खुद के साधनों का जो प्रतिफल है, खुद के जोखिम की जो प्रतिफल है, वो सारा प्रतिफल उसका निकल रहा है। तो वही क्या होता है? सामान्य लाभ होता है। क्लियर है भाई? तो इसका मतलब जो सामान्य लाभ होता है वो एक इस लागतों में तो जुड़ा हुआ होता है, तो सामान्य लाभ लागत का हिस्सा होता है। क्लियर है भाई? तो ये लाइन आप और नोट कर लेना। सामान्य लाभ उत्पादन में लागत का हिस्सा, लागत का हिस्सा माना जाता है। सामान्य लाभ उत्पादन में लागत का हिस्सा माना जाता है, जो स्वयं जो उद्यमी के स्वयं की सेवाओं स्वयं के साधनों का प्रतिफल होता है, तो सामान्य लाभ होता है वो उत्पादन में लागत का हिस्सा माना जाता है, जो उद्यमी के क्या भी स्वयं की सेवाओं, स्वयं के साधनों का प्रतिफल होता है। ठीक है ना? प्रतिफल होता है। सामान्य लाभ की स्थिति में ये सारे खर्चे फर्म प्राप्त कर लेती है, इसलिए उत्पादन जारी रखती है, उत्पादन जारी रखती है और उद्यमी जो होता है वो अपने उत्पादन से क्या रहता है? संतुष्ट भी रहता है। तो मेरे हिसाब से अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि एक सामान्य लाभ जो होता है, सामान्य लाभ का मतलब एक प्रकार से शून्य आर्थिक लाभ है, आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं है, शून्य लाभ है, लेकिन फिर भी उद्यमी क्या रहता है भाई? अपने उत्पादन से या अपने बिजनेस से संतुष्ट रहता है और सामान्य लाभ की कंडीशन में भी वो उत्पादन जारी रखता है, उद्योग को छोड़ करके नहीं जाता, मार्केट छोड़ करके नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि सामान्य लाभ तो एक प्रकार से उसकी लागत का हिस्सा है। ठीक है ना भाई? और लागत का हिस्सा, इसका मतलब खुद के साधनों का प्रतिफल है, खुद की सेवाओं का प्रतिफल है, और वो जब मिल रहे हैं तो उद्यमी को कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहीं प्रकार की कोई रिस्क नहीं है अपने बिजनेस के अंदर। क्लियर भाई? अब इस सामान्य लाभ के ऊपर जो भी मिलता है उद्यमी को, है ना, वो क्या होता है? अधिसामान्य लाभ होता है, और ये अधिसामान्य लाभ होता है वो उद्यमी के जोखिम का प्रतिफल माना जाता है। लिखो इसको, सामान्य लाभ से अधिक लाभ फर्म का अधिसामान्य लाभ होता है, अधिसामान्य लाभ होता है। ये है अधिसामान्य लाभ
उद्यमी के जोखिम का प्रतिफल माना जाता है, का प्रतिफल माना जाता है। क्लियर भी? मतलब उद्यमी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में साथ बहुत सारी जोखिम आती है। मतलब कोई भी वो नया टेक्निक लाएगा, नई मशीन लाएगा या कोई नया मार्केट खोजेगा, तभी उद्यमी को सामान्य से ज़्यादा लाभ मिलेगा, मतलब अधिसामान्य लाभ मिलेगा। अब कोई भी वो नया मार्केट खोजता है या कच्चे माल का कोई नया सोर्स खोज लेता है या कोई साहब कुशल साधन जोड़ लेता है या कोई कुशल उद्यमी जोड़ लेता है अपने साथ है या फिर कोई नया तरीका उत्पादन का ढूंढ लेता है, तभी साहब उसको क्या है सामान्य लाभ से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, जिसको क्या बोलते हैं अधिसामान्य लाभ बोलते हैं। और ये अधिसामान्य लाभ क्या होता है, उद्यमी के जोखिम का प्रतिफल माना जाता है। क्योंकि कोई भी नई चीज़ करने में जोखिम ज़्यादा होती है, जो उद्यमी जितनी ज़्यादा जोखिम उठाएगा उसको उतना ही अधिक क्या होगा, अधिसामान्य लाभ प्राप्त होगा। क्लियर भी? चलो तो अब मेरे हिसाब से आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। 2-3 बातें आपको जितनी मैंने बताई हैं उसको मैं दोबारा बता दूं। पहली बात, अगर प्रश्न आ जाए कि सामान्य लाभ है तो सामान्य लाभ क्या होता है, एक लागत का हिस्सा होता है। तो एक तो ये ध्यान में रखना आपने, सामान्य लाभ क्या होता है भाई, लागत का हिस्सा होता है। सामान्य लाभ क्या होता है भाई, लागत का हिस्सा होता है। और सामान्य लाभ की कंडीशन क्या होती है, AR बराबर क्या होती है, AC। अब लॉन्ग टर्म है तो इसके लिए L लगा देते हैं और शॉर्ट टर्म है तो S लगा देते हैं। क्लियर भी? और इसको यदि प्रोडक्शन से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाता है TR, ये हो जाता है TC। तो सामान्य लाभ की कंडीशन क्या है, TR बराबर TC बोल दो या AR बराबर AC बोल दो या AR बराबर LAC बोल दो। ये दोनों ही क्या भाई सामान्य लाभ की कंडीशन है। अब ये सामान्य लाभ मिलता है, इसका मतलब सामान्य लाभ इस लागत के अंदर जुड़ा हुआ होता है। और सामान्य लाभ उद्यमी की खुद की सेवाओं का प्रतिफल होता है, उसके खुद के साधनों का प्रतिफल होता है और वो सारी इसमें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए यदि कोई फर्म को सामान्य लाभ मिलता है तो साहब सामान्य लाभ मिल रहा है, इसका मतलब वो उत्पादन जारी रखेगी, उस उद्योग को छोड़ करके वो नहीं जाएगी। क्योंकि जितना खर्चा बाहर के लोगों का आ रहा है वो उसको चुका रहा है, कच्चा माल बिजली सारा खर्चा चुका रहा है, उसके बावजूद भी उसके पास बच रहा है। कौन सा बच रहा है, खुद की सेवाओं का प्रतिफल बच रहा है, खुद की पूंजी का ब्याज उसको बच रहा है, खुद की ज़मीन का जो किराया बनता था वो किराया उसका बच रहा है। तो सारी चीज़ें उसके पास बच रही हैं, इसलिए उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने उत्पादन में क्या रहता है, उत्पादन करने में संतुष्ट रहता है। क्लियर तक? तो ये सामान्य लाभ की स्थिति मैंने आपको बता दी, ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन या उद्योग का संतुलन। अगली बात आप लिखो, उद्योग का संतुलन। देखो, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन अपने पढ़ चुके हैं। फर्म का संतुलन अल्पकाल में भी पढ़ लिया था आपने और फर्म का संतुलन दीर्घकाल में भी पढ़ लिया था। दोबारा दोहरा देता हूँ कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अपने फर्म का संतुलन पढ़ा था, फर्म का संतुलन। तो फर्म का संतुलन में अपने 2 अवधि पढ़ी थी, ध्यान हो तो। एक तो अपने पढ़ा था अल्पकाल और एक अपने पढ़ा था दीर्घकाल, आपको याद हो तो अल्पकाल में जब फर्म संतुलन में होती है, संतुलन में कोई भी हो, चाहे वो दीर्घकाल हो चाहे अल्पकाल हो, संतुलन में हमेशा क्या होगा कि जो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू है, MR है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, चाहे वो अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो। यदि अल्पकाल हो तो उसको ऐसे लिख देते हैं, MR बराबर क्या हो, SMC। और दीर्घकाल में यदि कोई फर्म है तो संतुलन को अपन ऐसे लिख देते हैं, MR बराबर LMC। और यह आपको पता है कि इनका जो संतुलन अपन बनाते हैं तो संतुलन देखो यही तो बनता है फर्म का संतुलन। ये AR है फर्म की, ये MR है, ठीक है। दोबारा बना देता हूँ मैं। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन को अपन ऐसे दिखाते हैं, ये AR वक्र और इसी के बराबर क्या है, MR वक्र है। इधर अपन क्या दिखाते हैं भाई, आगम व लागत को दिखाते हैं और यहाँ फर्म के आउटपुट को दिखाते हैं। क्लियर है बात? और
मार्जिनल कॉस्ट अपन बढ़ाते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट, और अल्पकाल होता है तो अपन क्या लिख देते हैं एस, और दीर्घकाल का दिखाते हैं तो अपन क्या लिख देते हैं एल। क्लियर थी बात। और जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट एम आर वक्र को काटता है जिस बिंदु पर, वो फर्म का क्या होता है, साम्य बिंदु होता है, और नीचे अपन उसकी साम्य उत्पादन मात्रा दिखा दें, ये ओ क्यू साम्य उत्पादन मात्रा हुई। क्लियर भाई। तो फर्म का जो संतुलन अपन पढ़ चुके थे, संतुलन में एक बात ध्यान में रखना आप, अल्पकाल में जो फर्म का संतुलन पड़ा था, तो अल्पकाल में साहब फर्म में संतुलन की स्थिति में 3 तरह का हो सकता है, मतलब अति सामान्य लाभ प्राप्त भी कर सकती है फर्में संतुलन की स्थिति में, सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है और हानि भी हो सकती है उनको। और दीर्घकाल में अपने पढ़ा था, दीर्घकाल में फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। ये 3-4 कंडीशन अपने पढ़ी थी इसके अंदर। ये फर्मों का संतुलन अपने पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे साहब उद्योग का संतुलन। देखो उद्योग के संतुलन में भी अपन पढ़ेंगे। देखो इसमें भी पहले अपन अल्पकाल का पढ़ेंगे, अल्पकाल में देखो उद्योग का संतुलन अपन पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, अल्पकाल के अंदर। अब आप अल्पकाल में ध्यान रखना, अल्पकाल वो अवधि होती है जिसमें साहब नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं करती हैं। जो फर्में उद्योग में हैं वो फर्में छोड़ करके भी नहीं जाती। तो पहली बात तो अल्पकाल में ध्यान रखना, एक मिनट दोबारा लिख रहा हूँ मैं, उद्योग का संतुलन अपन पढ़ेंगे तो संतुलन अपन क्या पढ़ेंगे भाई, अल्पकाल में पढ़ेंगे, और संतुलन किस में पढ़ेंगे, दीर्घकाल में भी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अल्पकाल। अल्पकाल में उद्योग का संतुलन। ये अल्पकाल में उद्योग का संतुलन अपन पढ़ेंगे। देखो अल्पकाल में आपको पता है, अल्पकाल वो अवधि होती है जिसमें उद्योग में फर्मों का आना जाना क्या होता है, नहीं होता। जो फर्में हैं उद्योग में वही रहती हैं, नई फर्में न तो प्रवेश करती हैं, नए विद्यमान फर्में छोड़ करके जाती हैं। तो एक लाइन तो आपको ये याद रखना, अल्पकाल में फर्में, नई फर्में उद्योग में प्रवेश नहीं करती तथा विद्यमान फर्मों में से कोई भी फर्म उद्योग नहीं छोड़ती। कोई भी फर्म उद्योग नहीं छोड़ती। तो अल्पकाल में क्या होता है, मैंने आपको बताया भाई, नई फर्में मार्केट में उद्योग में प्रवेश नहीं करती हैं तथा विद्यमान जो फर्में हैं उन फर्मों में से भी कोई भी फर्म उद्योग नहीं छोड़ती है। ये तो आप अल्पकाल की कंडीशन याद रखना। फिर उसके बाद में लिखना आप अल्पकाल में उद्योग के संतुलन के लिए निम्न 2 बातें पूरी होनी चाहिए। मतलब अल्पकाल में उद्योग के संतुलन के लिए 2 कंडीशन या 2 बात पूरी होनी चाहिए। 2 बात कौन सी हैं? पहली बात लिखो आप, उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान हो। पहली बात,
उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान हो, उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान हो। क्लियर भाई। अब देखो उद्योग की मांग और पूर्ति समान तभी हो पाएंगी जब साहब फर्में क्या है वो अपने उत्पादन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर रही हो। ठीक है ना। तो आप इसकी दूसरी कंडीशन जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। तो आप दूसरी कंडीशन में आप ये लिख लो, फर्म उद्योग की सभी फर्में संतुलन में हो। देखो अल्पकाल में उद्योग के संतुलन के लिए दो शर्तें जरूरी हैं या दो बातें पूरी होनी चाहिए। पहली बात, उद्योग की मांग तथा पूर्ति क्या हो, समान हो। जैसे मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना रहा हूँ, ये देखो ये उद्योग का मांग वक्र है और ये उद्योग का क्या है, पूर्ति वक्र है। अब देखो ये जो बिंदु है इसको मैं ई नाम दे दिया। इस ई बिंदु के ऊपर ये क्या है भाई, पी हो गई और ये क्या होगी, इसकी क्वांटिटी होगी। क्लियर भाई उद्योग की। और अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटिटी है, मतलब इस क्वांटिटी के ऊपर या इस ई बिंदु के ऊपर उद्योग की मांग और पूर्ति दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, कीमत लिख रहा हूँ और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, उत्पादन मात्रा, या मात्रा कर दो या आउटपुट लिख दो भाई, वस्तु मात्रा लिख दो, वस्तु की मात्रा लिख रहा हूँ। देखो ये जो उत्पादन मात्रा है या ये जो कीमत है, इस कीमत और इस उत्पादन मात्रा के ऊपर उद्योग की मांग और पूर्ति बराबर है। यहाँ पर पूछे भाई उद्योग की मांग कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए साहब उद्योग की मांग क्या है। देखो मात्रा लिख रखी है, इसका मतलब वस्तु की मांग की मात्रा भी नीचे दिखा रहे हैं और पूर्ति की मात्रा भी नीचे दिखा रहे हैं। तो ओपी कीमत के ऊपर उद्योग में वस्तु की पूर्ति कितनी है, तो भी ओ क्यू, मांग है वो भी ओ क्यू। तो इसका मतलब पहली शर्त क्या होगी, पूरी होगी। अब आप ध्यान में रखो, यहाँ पर वस्तु की जो पूर्ति है, उस पूर्ति का मतलब हो गया कि साहब सारी फर्मों की पूर्ति, मतलब सारी फर्मों द्वारा किया गया जो उत्पादन है वही क्या होती है भाई, इस उद्योग की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो आप ये देखो, ये जो फर्म है, ये फर्म है, ये AR उसका मांग वक्र है और ये क्या है भाई, उसका सीमांत वक्र है। और एक ये फर्में है, इस फर्म का ये AR वक्र है, ये इसका MR वक्र है। ये फर्में इस साम्य बिंदु पर है, ये इसका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, अल्पकाल इसलिए S लिख दिया। और ये इसका मार्जिनल कॉस्ट, इसमें मैंने SMC लिख दिया। ये इसकी साम्य उत्पादन मात्रा है और ये इसकी साम्य उत्पादन मात्रा है, ये E लिख दिया मैंने। ये अपना मान लेते हैं कि ये OM है, ये ON है। क्लियर भाई। अब ये फर्म साम्य में, क्लियर भाई, ये फर्म साम्य स्थिति में है क्योंकि इसकी मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को काट रही है। ये फर्म भी अपने साम्य बिंदु पर, देखो ये इसका साम्य बिंदु है, ये E इसका साम्य बिंदु है। साम्य बिंदु का मतलब ये हो गया कि ये फर्म है वो अपने उत्पादन में चेंज नहीं करेगी। यदि ये फर्म को लाभ हो रहा है तो इस उत्पादन मात्रा पर उसका लाभ क्या होगा, अधिकतम होगा। और यदि हानि हो रही है तो इस उत्पादन मात्रा पर उसकी हानि क्या होगी, न्यूनतम होगी। और वही कंडीशन है इस फर्म के साथ है। कहने का मतलब जब कोई फर्म साम्य स्थिति में होती है तो साम्य स्थिति का मतलब होता है कि वह अपनी उत्पादन मात्रा में चेंज नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि वह इस साम्य के ऊपर अपने उद्देश्यों को पूरा करती हैं। और फर्म का उद्देश्य क्या होता है, फर्म का उद्देश्य अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। और यदि हानि की स्थिति में है तो वह अपनी हानि को न्यूनतम करती है। तो एक फर्म का जो उद्देश्य है, कॉमन सा उद्देश्य अपन लें तो एक फर्म का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना। और अपना लाभ अधिकतम कब होगा फर्म का, उस उत्पादन मात्रा पर होगा जिसके ऊपर फर्म की सीमांत लागत सीमांत आय को काटती है। क्योंकि फर्म वस्तु की कीमत में तो चेंज कर ही नहीं सकती, ठीक है ना। फर्म, कोई भी फर्म है
पूर्ण प्रतियोगी बाजार की फर्म है वो वस्तु की कीमत में चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है। तो फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए क्या कर सकती है? अपने उत्पादन को कम ज़्यादा कर सकती है। तो वह अपने उत्पादन को बढ़ाएगी या घटाएगी, ठीक है ना? तो वो कहाँ पर लाएगी? वो उत्पादन मात्रा निश्चित करेगी कि जिस उत्पादन मात्रा पर उसकी सीमांत लागत बढ़ करके सीमांत आय के बराबर हो जाए। जैसे अगर फर्म इतना उत्पादन करे, इस कीमत के ऊपर इतना उत्पादन करे, जैसे मैंने यह नाम दे दिया कि भाई M1 उत्पादन करे या फिर M2 उत्पादन करे। यदि वो M1 उत्पादन करेगी तो साहब उसको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना वो M पर है। इसका मतलब वह अपने उत्पादन को बढ़ाएगी। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ाएगी सीमांत लागत बढ़ेगी। कितना उत्पादन बढ़ाएगी? वह उत्पादन को उतना बढ़ाती जाएगी कि उसकी सीमांत लागत बढ़ करके किसके हो जाए? मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। और यदि वह मान लो कि अपना उत्पादन इतना कर ले तो फर्म को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने उत्पादन को घटाना पड़ेगा। तो अपने उत्पादन को घटाएगी। कितना घटाएगी? वह उतना घटाएगी कि उसकी सीमांत लागत किसके बराबर हो जाए? MR के बराबर हो जाए। जब वह इतना उत्पादन कर लेगी जिस पर उसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाती है, तब फर्म अपने उत्पादन में कोई चेंज नहीं करेगी। उत्पादन में कोई चेंज नहीं करेगी, इसका मतलब ये फर्म क्या आ गई? यहाँ पर साम्य की स्थिति में आ गई, संतुलन की स्थिति में आ गई। क्लियर? तो ये फर्म भी यहाँ पर संतुलन की स्थिति में है, ये फर्म भी संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि ये भी अपने उतना उत्पादन कर रही है जिस पर उसकी सीमांत लागत किसके बराबर हो रही है? मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो रही है। ठीक है ना? तो उद्योग की जितनी फर्में, मान लिया अपन इसमें 2 फर्में, तो दोनों ही फर्में क्या है भाई? संतुलन में हैं। और फर्म संतुलन में कब होती है? ध्यान रखना, जब फर्म की सीमांत आय किसके बराबर होती है? सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। और अल्पकाल इसलिए SMC लिख दो। तो फर्म के संतुलन की शर्तें ये है। ठीक है भाई? और देखो उद्योग संतुलन में कब होगा? पहली बात, उद्योग की मांग और पूर्ति क्या हो? समान हो। तो इस कीमत और इस उत्पादन मात्रा के ऊपर उद्योग की मांग और पूर्ति क्या है? समान है। क्लियर है भाई? दूसरी शर्त, उद्योग की सभी शर्तें, देखो मांग और पूर्ति समान तब होंगी जब सभी फर्में क्या हो? संतुलन में हो। और सभी फर्में संतुलन में होने का मतलब है कि फर्म अपनी उत्पादन मात्रा में चेंज नहीं करे, क्योंकि देखो दूसरी फर्में मार्केट में नहीं आ रही, न वो फर्में मार्केट छोड़ करके जा रही हैं। तो अल्पकाल का मतलब तो ये होगा कि उद्योग में जो भी फर्में हैं वो सारी फर्में उतना उत्पादन कर रही हैं कि उनकी सीमांत लागत है वो सीमांत आय के बराबर हो रही है। कहने मतलब वो अपने साम्य उत्पादन मात्रा पर हैं, मतलब वो संतुलन में हैं। इसका मतलब हो गया कि वो अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं कर रही। जब फर्में अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करती हैं तब उद्योग की मांग और पूर्ति भी क्या हो जाती है? समान हो जाती है। क्लियर भाई? तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे भाई? उद्योग का संतुलन कहेंगे। अब देखो ये तो अल्पकाल है। तो अल्पकाल में मैंने बताया था भाई, अल्पकाल में ये फर्में है वो अधि सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं। अल्पकाल में ये जो फर्में है वो सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं। और अल्पकाल में ये जो फर्में हैं ये उनको हानि भी हो सकती है। तो आपको जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, एक तो थोड़ा सा इसके भी लाइन लिखा देता हूँ मैं कि उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान हो। मांग तथा पूर्ति, देखो उद्योग की जो पूर्ति है वो फर्मों की पूर्ति का योग होता है। और मांग और पूर्ति समान कब रहेंगी? जब सभी फर्में क्या हो? संतुलन में हो। जब सभी फर्में संतुलन में होती हैं तो इसका मतलब वो फर्में अपनी उत्पादन मात्रा में चेंज नहीं कर रही हैं। जब वो उत्पादन मात्रा में चेंज नहीं करती हैं तो उद्योग की मांग तथा पूर्ति क्या हो जाती है? समान हो जाती है। क्लियर भाई? अब जो मैं तीसरी बात आपको लिखा रहा हूँ वो ध्यान रखना, जब उद्योग की फर्में उद्योग की सभी फर्में जब उद्योग में विद्यमान
सभी फर्में संतुलन में होती हैं, अर्थात वे अपनी उत्पादन मात्रा में परिवर्तन नहीं करती, तभी उद्योग की मांग तथा पूर्ति समान होगी। फिर अगली बात ध्यान में रखना आपने, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्पकाल में फर्में अधिसामान्य लाभ अथवा हानि की स्थिति में भी साम्य में रह सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हो गया अल्पकाल में उद्योग का साम्य। अब अपन पढ़ेंगे साहब दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। और लिखो दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। देखो, दीर्घकाल एक लंबी अवधि होती है, और दीर्घकाल में क्या होता है भाई, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की क्या होती है, पूरी छूट होती है। चलो ऐसा करते हैं, ये जो दीर्घकाल में जो उद्योग का साम्य है वो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके भाई।